हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। जो हम ग्रामर चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे थे उसमें सबसे पहले हम लोगों ने नाउन पढ़ लिया है। नाउन कंप्लीट रूल्स और रेगुलेशंस के साथ टोटल उसके रूल्स देखे, किस प्रकार से इसका यूजेज होता है। नाउन में जो कि नंबर भी आता है उसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। टोटल 5 क्लास चला है नाउन का, और उसके बाद 3 क्लास जो प्रैक्टिस सेट नाउन से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोगों ने टोटल 25 क्वेश्चन किया है 3 वीडियो में, और काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ उसे कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो क्लास 6 है, यानी कि 6 वीडियो है या ग्रामर चैप्टर वाइज सीरीज का, और इसमें हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। नाउन के बाद ही यूज होता है प्रोनाउन क्या है ये सब इसमें पढ़ेंगे। आपको ये सीरीज अच्छा लगता है और ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अपने आज के क्लास की तरफ, आज के चैप्टर की तरफ। आज का टॉपिक है प्रोनाउन। सबसे पहले देखते हैं प्रोनाउन होता क्या है। तो हम लोगों ने नाउन देखा है कि नाउन किसी भी नेम, पर्सन, थिंग, एनिमल, किसी भी चीज के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे हो गया राम क्या है, यह नाउन है। डॉग नाउन है। तो इस चीज के बदले में जो हम एक दूसरा वर्ड यूज करते हैं उसे ही प्रोनाउन कहते हैं। क्यों, यहाँ पे ध्यान दे, ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के स्थान पे ही हम यूज करते हैं जो उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन के स्थान पे हम दूसरा वर्ड क्यों यूज करते हैं, यह भी एक मेन बात है। नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। और यहाँ पे जो सेकंड जो पॉइंट है, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको जवाब मिल जाता है, आंसर मिल जाता है कि हम लोग प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं। यानी कि नाउन के जो रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसी भी वाक्य में एक ही नाउन का बार बार प्रयोग करने से वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है। यही मुख्य कारण है कि नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि हम कहें कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, फिर इसके आगे इसी सेंटेंस में हमें लिखना हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि राम इज ए टॉल बॉय, यानी कि राम एक अच्छा लड़का है, राम एक लंबा लड़का है। जब एक ही सेंटेंस में लिख रहे हैं तो यहाँ पे बार बार राम नाउन है और फिर यहाँ पे हम अगेन इसको नाउन का ही यूज करें तो वाक्य किस बार फिर अगले सेंटेंस में हम राम का ही यानी कि नाउन का ही यूज करते जाएंगे तो इससे सेंटेंस की सुंदरता खराब हो जाती है। इसके जगह पे हम प्रोनाउन का यूज करते हैं तो राम के बदले में हम ही का यूज कर सकते हैं। तो राम इज ए गुड बॉय, ही इज ए टॉल बॉय। ओके, इसके वजह से हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, मिस्टर शुक्ला बीइंग ए गुड टीचर, सी मिस्ट्रेस शुक्ला बीइंग ए गुड टीचर, सी इज लाइक्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि मिसेस शुक्ला जो है वो एक अच्छी टीचर है। तो यहाँ पे नाउन क्या है, सब्जेक्ट के रूप में नाउन मिसेस शुक्ला है, और यहाँ पे जो सी का यूज किया गया है इन्हीं के लिए यूज किया गया है। यदि हम यहाँ पे भी यही वर्ड यूज करते हैं, मिसेस शुक्ला बीइंग ए गुड टीचर और मिसेस शुक्ला इज लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा खराब लगता है। इसके वजह से नाउन के रूप में तो यहाँ पे सी क्या हुआ, सी हो गया प्रोनाउन। तो नाउन के बदले में ही यूज किया गया है, मिसेस शुक्ला के बदले में यहाँ पे सी का यूज कर दिया गया है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का डेफिनेशन तो समझ गए इजी वे में। अब बढ़ते हैं कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, ये इसके यूजेस किस प्रकार से होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे कि एसएससी, डिफेंस और ये जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है, पूछा जाता है प्रश्न। टाइप्स ऑफ नाउन देख लेते हैं। टोटल टाइप्स ऑफ नाउन है जो पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इतने सारे जो हैं वो प्रोनाउन के प्रकार है, इतने भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो सबसे पहले हम एक एक प्रोनाउन को अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं पहला पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे हम पढ़ना शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर पर्सनल प्रोनाउन से। तो एक जो होता है पर्सन तो आप जानते हैं 3 प्रकार के होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जो भी प्रोनाउन का यूज किया जाता है वो इन तीनों में यूज किया जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट,
नेम, ये सब आते हैं, ये सब आप जानते हैं। सेकंड पर्सन में यू आता है, फर्स्ट पर्सन में आई, ये सब जो, तो इन सब में जो यूज किया जाता है प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो पर्सनल प्रोनाउन का यूज इन तीनों पर्सन में किया जाता है। यहाँ पे जो पर्सनल प्रोनाउन के केसेस कैसे होते हैं, किस यानी कि किस किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है, तो नॉमिनेटिव केस यानी कि जो मेन जो नाउन होता है, जो डायरेक्ट प्रोनाउन, नाउन के बदले में प्रोनाउन का यूज किया जाता है, मेन प्रोनाउन, उसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे कि आई हो गया, ओके, सी हो गया, दे हो गया, वी हो गया। जैसे कि कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं तो उसके फर्स्ट में जो यूज करते हैं, जैसे कि आई एम ए टीचर, तो यह क्या हुआ, आई यहाँ पे क्या हो गया, आई नॉमिनेटिव केस हुआ, जिसे हम एनसी से डिनोट करेंगे बार बार ताकि आपको ध्यान में रहे, नॉमिनेटिव केस, ओके। और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम यूज करते हैं ना, जैसे ही रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ता है, तो ही क्या हुआ, ही नॉमिनेटिव केस हुआ, ओके। और एक प्रकार से देखें तो ही सब्जेक्ट हुआ और बुक क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाने वाला केस को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, और सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाने वाला प्रोनाउन को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया, सी का नॉमिनेटिव केस हर हो गया, दे का नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो गया, और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है, ईट का ईट ही रह जाता है, और यू का यू रहता है। ये जो दो है वो अनचेंज्ड रहते हैं, इसे चेंज नहीं किया जाता है, नहीं ही चेंज होते हैं ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव से ऑब्जेक्टिव केस में। ये यूज किया क्यों जाता है, यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इसका यूज किया क्यों जाता है। जब भी सेंटेंस में अर्थ निकालना हो तो उसके लिए हम इसे यूज करते हैं। जैसे कि आप अगले नियम में हम देखेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन की विशेषता ये हो गई, और पर्सनल प्रोनाउन में रूल्स जितने हैं उसे अब हम देखेंगे। तो फर्स्ट रूल से इसे हम पढ़ना शुरू करते हैं, ओके। किसी सेंटेंस के वर्ब के पहले प्रोनाउन का प्रयोग हो, किसी भी सेंटेंस के वर्ब के पहले प्रोनाउन का प्रयोग हो तो वह नॉमिनेटिव केस में होता है, और अगर प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद हो तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अब तो आप समझ गए नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस वर्ब के पहले होता है, ओके, और ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद में होता है। कैसे, इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूं, मैं उसे पढ़ाता हूं, यह एक्टिव वॉइस है, ओके। एक्टिव वॉइस में आप जानते ही हैं, ये जो वर्ब है, टीच क्या है, वर्ब है, और आई क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट किस प्रकार का है, तो आई नॉमिनेटिव केस हो गया, और हिम यह क्या है, प्रोनाउन है, और अंत बाद में आया है, यह वर्ब के बाद में आया है, आफ्टर वर्ब, तो इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आया। सेकंड नंबर एग्जांपल देखते हैं, ही इज टॉट बाय मी। यहाँ पे मेन जो देखने वाली बात है वो वर्ब के बारे में है और वर्ब से रिलेटेड है, ओके। तो यह जो यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है, टॉट वर्ब है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे यूज किया गया है, वर्ब के बाद जब यूज किया गया है प्रोनाउन को, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि जैसे ऑब्जेक्ट के रूप में लिया जाता है। जैसे मैंने बताया ना, ही रीड्स ए बुक, तो यहाँ ही तो सब्जेक्ट हो गया और बुक क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाने वाले प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, और ये जो सब्जेक्ट हुआ ही, इसे हम कहेंगे नॉमिनेटिव केस, यानी कि जो मेन सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। तो फर्स्ट रूल तो ये हुआ। फर्स्ट रूल से आप ये समझे कि ऑब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस का यूज कैसे करते हैं। इसे यदि आप न समझ पाए तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं। सबसे पहले वर्ब को याद रखेंगे, जिस भी सब्जेक्ट में वर्ब होगा उसके बाद यूज किए जाने वाले प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस, और उसके पहले यूज किए जाने वाले प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस, ओके। ये तो फाइनल हो गया वर्ब से पहले और वर्ब के बाद। अब सेकेंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड रूल है, जब विभिन्न प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में प्रयुक्त हो, जैसे कि एक ही सेंटेंस बड़ा सा हो जिसमें एक से अधिक प्रोनाउन हो, तो किसी बुरी बात का आभास ना हो। यहाँ पे रखेंगे, देखेंगे बुरी बात का आभास ना हो, यानी कि पॉजिटिव वे में
पॉजिटिव वे में कोई बात कही जा रही हो तो उसे हम 231 के क्रम में लगाते हैं और इसे हम कहते हैं 231 का नियम। यह काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। 231 का नियम इसे कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले 231 का नियम में ये फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम सेकंड पर्सन को रखेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन को और उसके बाद फर्स्ट पर्सन को। फर्स्ट पर्सन को अंत में, सेकंड पर्सन को फर्स्ट में और थर्ड पर्सन को बीच में हम रखते हैं। जैसे एक ही सेंटेंस में कई सारे नाउन यूज हो सकते हैं, वैसे ही प्रोनाउन यूज हो सकते हैं। जैसे कि यदि नाउन की बात करें तो राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ दो नाउन यूज हो गए। उसी प्रकार से हम यहाँ प्रोनाउन भी तो यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोनाउन को यूज करने की विधि है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले आप सेंटेंस के पॉजिटिवनेस को देखेंगे कि सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव वे में है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यू, ही एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्जाम, यानी कि एग्जाम के लिए स्टडी करेंगे। तो ये अच्छा है, पॉजिटिव वे में बात कहा गया है। तो इसे हम कहेंगे 231 में जितने सारे नियम सब प्रोनाउन है उसे हम यूज करेंगे, जो कि सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देंगे कि सेकंड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन कौन है और फर्स्ट पर्सन कौन है। तो यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन और आई जो फर्स्ट पर्सन है। ओके, यदि तीन ही पर्सन होते हैं और तीनों पर्सन को एक साथ यूज कर दिया गया तो इस प्रकार से इसे हम यूज कर लेंगे। ओके, तो 231 का नियम हो गया। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इसे हम रख लेंगे। यदि इसके जगह पे ऐसे आ जाता ही, यू एंड आई शैल स्टडी, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ जो अरेंजमेंट है सब्जेक्ट का, जो प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है, इसका अरेंजमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले थर्ड पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। तो ये 331 हो जाता, तो ये गलत है। सबसे पहले आपको सेकंड पर्सन रखना है, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। यदि बात कर ले कि 231 में यदि तीनों प्रोनाउन एक साथ न यूज किया जाए तो क्या करेंगे, तो जो भी प्रोनाउन न हो तो उसे हम रिमूव कर देंगे। जैसे सेकंड एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क, तो ही क्या है, थर्ड पर्सन, तो सबसे पहले हमें थर्ड रख दिया, उसके बाद सेकंड पर्सन रखना है। यहाँ 231 के नियम में उसके बाद हमें थर्ड पर्सन रखना है। सेकंड पर्सन नहीं है तो उसके बाद जो थर्ड पर्सन है वो पहले चला गया, तो थर्ड पर्सन हो गया। और उसके बाद क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे हम रख दिए फर्स्ट पर्सन, यानी कि ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क। उसी प्रकार थर्ड एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसमें फर्स्ट पर्सन जो गायब है, तो फर्स्ट पर्सन नहीं रहेगा तो वो टू और थर्ड के फॉर्म में आएगा, थर्ड पर्सन नहीं रहेगा तो इसे हटा देंगे। तो सबसे पहले यू क्या है, सेकंड पर्सन एंड ही थर्ड पर्सन, तो यू एंड ही हैव डन ए ग्रेट जॉब। ओके, तो इस प्रकार से इसे हम कहते हैं 231 का नियम। ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन होगा वो सबसे अंत में यूज किया जाएगा। और इन सब के बाद जो भी यहाँ पे यूज करेंगे हम वर्ब का, वो अंत वाले वर्ब के अनुसार ही, अंत वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही करते हैं। ओके, आई थिंक कि आप सभी 231 के नियम को अच्छे से समझ गए होंगे। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। यही जो इसको इंटरचेंज कर दिया जाता है, यानी कि थर्ड को पहले कर दिया जाएगा, सेकंड को बाद में, और इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि हमें 231 ही करना है, तब जब पॉजिटिव वे में बात किया जाए। इसका एक एक्सेप्शन भी है, तो इसे आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। रूल नंबर थर्ड, जो कि रूल नंबर टू का ही एक्सेप्शन है। क्या है कि एक ही वाक्य में जब एक से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग हो और इनमें अपना दोष स्वीकार किया गया हो, यानी कि निगेटिव वे में बात किया गया हो, यानी कि कोई बुरी बात कही गई हो, तब हम इसे एकदम जनरली 123 के नियम, यानी कि सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, यानी कि डायरेक्ट जैसे होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे ही हम यूज कर देंगे। कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई, यू एंड ही हैव मेड ए ब्लंडर। ओके,
सॉरी, एक बात यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे कि जो भी इन सब के साथ यहाँ पे वर्ब का यूज किया जाएगा तो एक से जब अधिक प्रोनाउन यूज हो जाते हैं तो ये प्लूरल हो जाते हैं। ओके, तो प्लूरल के साथ ही हम यूज करेंगे। आई, यू एंड ही हैव मेड ए ब्लंडर। ब्लंडर मतलब होता है मिस्टेक, बड़ी गलती। इसके लिए हम मिस्टेक का यूज करते हैं, तो बिग मिस्टेक के जगह पे डायरेक्ट हम ब्लंडर का यूज कर देते हैं। ओके, तो गलती कर रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ निगेटिवनेस है, गलती यानी कि निगेटिव वे में बात कही जा रही है, तो इसे हम जनरली 1, 2 और 3rd यानी कि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और ही क्या है, 3rd पर्सन है। तो इस तरीके से हम इसे यूज कर देते हैं। ओके, ठीक उसी प्रकार से यदि कोई प्रोनाउन गायब हो, कोई सब्जेक्ट गायब हो, तो फिर भी 1, 2 और 3rd, फर्स्ट, सेकंड और 3rd पर्सन के रूप में ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले यदि फर्स्ट पर्सन इसमें नहीं है तो इसको रिमूव कर देंगे। ओके, और यहाँ पे देखेंगे सेकंड पर्सन और उसके बाद यह 3rd पर्सन। तो इस तरह के तरीके से हम लोग इसका यूज कर देंगे, इसे हम रख देंगे, तब सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे 231 का नियम सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी का एक्सेप्शन है जो निगेटिव वे में कहा गया उसे 123 का नियम कहते हैं। यह पॉजिटिव वे में और यह निगेटिव वे में, यानी कि बुरी बात कही गई तो निगेटिव और अच्छी बात कही गई तो 231 यानी कि पॉजिटिव वे में। अब बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। रूल नंबर 4, जब प्रोनाउन बहुवचन में हो तो प्रोनाउन को 123 के रूप में क्रम में, यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर 3rd पर्सन का यूज करते हैं। वहीं जो हम लोगों ने 231 का यूज पढ़ा ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे में, 123 का नियम पढ़ा वो निगेटिव वे में, और 123 का ही नियम कब, जब प्लूरल, जब सारे के सारे प्रोनाउन हो, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए प्रोनाउन प्लूरल हो तो भी 123 के रूप में। वी क्या है, प्लूरल है, यानी कि एक से अधिक। यू का अर्थ यानी कि जब तुम लोगों के लिए, यू का मतलब 2 अर्थों में यूज किया जाता है, एक तुम सिंगुलर और एक होता है तुम लोग यानी कि प्लूरल। तो जब प्लूरल के रूप में यूज किया गया है यहाँ पे, तो यह क्या है, यह भी प्लूरल, और दे क्या है, 3rd पर्सन का प्लूरल फॉर्म है, यह भी प्लूरल। जब तीनों प्लूरल आ जाए तब हम इसे 223 के ना बल्कि 123 के नियम पे ही हम इसे रख देते हैं। तो वी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म है, यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्लूरल फॉर्म, और ये जो दे है वो 3rd पर्सन का प्लूरल फॉर्म है। तो फर्स्ट, सेकंड और 3rd, तो वी, यू एंड दे शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क, यानी कि कार्य करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। वी यानी कि हम लोग, तुम लोग और वे लोग। ओके, समझ गए होंगे अच्छे से। सो अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 5, यह थोड़ा अलग रूल है और काफी इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि इससे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। यह है कि यदि 2 नॉमिनेटिव्स के बीच में तुलना हो तो एज और देन इससे तुलना किया जाता है, यानी कि कंपेयर किया जाता है, के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का ही प्रयोग होगा। यहाँ पे देखने वाली बात है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। नॉमिनेटिव केस याद रखे, नॉमिनेटिव केस यह किस रूप में होता है, आई, ही, और यू का तो यू ही रहता है। ओके, इस रूप में ही या फिर सी, ये सब के रूप में रहता है। ओके, या फिर कोई नाउन हो तो नाउन के रूप में ही रह जाता है। कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि एक का दूसरे से प्रोनाउन का कंपेयर किया जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज एज फास्ट एज मी, यहाँ पे यूज किया गया है। सेंटेंस ऐसे देखने से लगता है कि यह बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हमें जो एज या देन या जो एज से कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि ही इज एज फास्ट एज मी, यानी कि वह भी उतना ही तेज है जितना कि मैं, तो अंत में जो यूज किया जाएगा वो ऑब्जेक्टिव केस ना होकर नॉमिनेटिव केस का यूज किया जाएगा। और नॉमिनेटिव केस क्या है, आई होता है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। यहीं पे हमेशा कंफ्यूजन होता है और बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई रन फास्टर देन हिम, यानी कि मैं उससे तेज दौड़ता हूं। नहीं, तो यहाँ पे हिम का यूज ना होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉमिनेटिव केस का यूज करना है। नॉमिनेटिव केस क्या होगा, ही होगा।
ही नॉमिनेटिव केस और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो हिम का यूज ना करके हम ही का यूज करेंगे। ध्यान रखेंगे एज या देन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस का ही यूज करें। यह हमेशा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और इसका एक नोट भी है, यानी कि एक्सेप्शन, यानी कि ऊपर दिए गए उदाहरण में दो सब्जेक्ट के बीच तुलना किया गया हो, अतः दोनों प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होने चाहिए, लेकिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना होने पर एज या देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग अब प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। कैसे, इसको समझते हैं। यहाँ पे जो भी तुलना किया गया है वो दोनों सब्जेक्ट के बीच में किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना किया जा रहा है। जैसे आई नो यू एज मच एज आई नो हिम, जो मेन है वो हिम है और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसके बारे में तुलना किया जा रहा है कि मैं ज्यादा जानता हूं कि मैं ज्यादा जानता हूं, तुम ज्यादा जानते हो। आई नो यू, सॉरी यहाँ पे यू जो है वो ऑब्जेक्ट है, और इसके बारे में जानने के लिए, यानी कि आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, एज मच एज आई नो हिम, यानी कि हिम का तुलना यू से किया जा रहा है, तुम जितना जानते हो उससे ज्यादा मैं उसे जानता हूं। ओके, तो जब यह ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना किया जाएगा तब हम यहाँ पे इसे ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज करेंगे। जैसे हिम ऑब्जेक्टिव केस है तो हिम ही रहने देंगे, यहाँ पे ही का यूज नहीं करेंगे, और यू का तो यू होता ही है। तो ये हुआ एक मेन चीज हुआ, और ये पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, इस प्रकार के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 6, अगर इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो और उसके बाद बी के किसी भी फॉर्म का प्रयोग हो तो उसके बाद प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का ही प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से, नियम ना समझे तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से इजिली वे में समझ सकते हैं। इट इज हु एम टू ब्लेम, यानी कि नॉमिनेटिव केस, कौन सा नॉमिनेटिव केस, सॉरी यहाँ पे इट इज आई होगा, यहाँ पे मिस हो गया है, इट इज आई हु एम टू ब्लेम, तो इसको इस प्रकार से नहीं किया जा सकता है, इट इज मी हु एम टू ब्लेम। तो यहाँ पे इट इज मी ना होके, जैसे जनरली लोग बोलने की भाषा में मी का यूज कर देते हैं, लेकिन ग्रामर के सेंस से यह गलत है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे हम नॉमिनेटिव केस का। ओके, तो आई का यूज होगा, इट इज आई हु एम टू ब्लेम। इज के बाद जब भी बी के फॉर्म का यूज किया जाएगा, तो जैसे इट इज ही, इट इज ही, इट इज सी हु इज ब्यूटीफुल, या वही लड़की, या वही है जो कि बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे इट इज हर का यूज ना कर देंगे, ये गलत हो जाएगा, ये जनरल है, नॉर्मल है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट रूल की तरफ पढ़ते हैं। रूल नंबर 8, ईट का प्रयोग, यूज ऑफ ईट। तो ईट के बारे में आया है तो हम ईट के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ईट भी एक प्रोनाउन के रूप में इसका यूज किया जाता है। किस किस प्रकार से यूज किया जाता है, ईट का जनरली मतलब होता है यह, और ईट को अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं। इसे नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में भी यूज करते हैं। ईट का प्रयोग जब जानवर, निर्जीव पदार्थ, देश व शिशु के लिए किया जाता है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी किया जाता है, तो ईट का बहुवचन, और ईट का बहुवचन दे होता है। जब इसका प्लूरल फॉर्म यूज किया जाएगा तो दे के रूप में यूज किया जाएगा, क्योंकि ईट थर्ड फॉर्म है। आपने पर्सन पढ़ा होगा, पर्सन तो फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में ही आता है ईट, और थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म होता है दे। ओके, तो इसीलिए ईट का भी प्लूरल फॉर्म होगा दे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री। ओके, जैसे हम लोगों ने देखा राम इज ए गुड बॉय, ही इज टॉल। राम एक अच्छा लड़का है, वह लंबा है। ओके, तो राम नाउन है, और नाउन के लिए हम यूज करेंगे इसके जो प्रोनाउन का, तो प्रोनाउन क्या हो गया, ही हो गया। लेकिन अमेरिका जो है वो देश है, और नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में भी इसका यूज करेंगे, तो इसके लिए जो प्रोनाउन का यूज करेंगे वो होगा इट।
यही आपको ध्यान में रखना है। जानवर, निर्जीव पदार्थ, देश व शिशु के लिए ईट का यूज करते हैं। जैसे अमेरिका इज डेवलप्ड कंट्री, इट इज ए सुपर पावर, और बार बार यहाँ पे अमेरिका का यूज थोड़े हम करते रहेंगे। इसी से बचने के लिए तो हम यहाँ पे प्रोनाउन का इंट्रोड्यूस किए, यानी कि प्रोनाउन इंट्रोड्यूस किया गया था किस लिए? नाउन से बचने के लिए, बार बार यूज से बचने के लिए। तो अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री, इट इज ए सुपर पावर, यह सुपर पावर है। अमेरिका जो है डेवलप्ड कंट्री है और यह सुपर पावर है। तो अमेरिका के लिए यहाँ पे यूज किया गया है इट का। तो यही ध्यान में रखने वाली बात है। जानवर, निर्जीव पदार्थ, देश, शिशु, ये सब चीजों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम यहाँ पे इट का यूज करेंगे प्रोनाउन के रूप में। ओके, यह ईट का पहला रूल है। ओके, बढ़ते हैं ईट के बारे में पढ़ते हैं, और जो रूल नंबर 9 है टोटल टॉपिक का। ईट का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं यह देखते हैं अब। ईट का प्रयोग समय, वेदर यानी कि मौसम, टेम्परेचर तापमान तथा डिस्टेंस दूरी या अन्य प्राकृतिक घटनाओं को, यानी कि फेनोमेनल जो घटना होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में ईट का प्रयोग करते हैं। इस केस में ईट को इम्प्टी ईट यानी कि खाली कहा जाता है, यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ पे अर्थ नहीं इसका कुछ होता है, लेकिन इसका यूज सेंटेंस को बनाने के लिए हम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इट इज रेनिंग यानी कि वर्षा हो रही है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इट का मतलब जो यह है उसका यूज कहाँ है? नहीं है, लेकिन इट का यूज किया गया है। इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। यह सुबह हो रहा, इट इज मॉर्निंग। ये जो सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं, इट इज मॉर्निंग, और थर्ड इट इज 6 o'clock यानी कि 6 बज गए। 6 o'clock, इट इज 6 o'clock। सेंटेंस के फॉर्म को बनाने के लिए हम इट का यूज करते हैं। कब? टाइम, वेदर, टेम्परेचर तथा डिस्टेंस या अन्य प्राकृतिक घटनाओं को व्यक्त करने के लिए, सेंटेंस अच्छे रूप में हो जाए, इसके लिए हम देयर का भी यूज करते हैं अलग अलग जगह। देयर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इट जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो इसके लिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ओके, अब अगला नियम देखते हैं, रूल नंबर 10। इट का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन पे जोर डालने के लिए किया जाता है। जब इसको पहले यूज किया जाएगा तो जोर डालने के लिए। जैसे कैसे? इट इज, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इट वाज ही हु मेड दिस मिस्टेक। यह वही था जिसने यह गलती किया। यहाँ पे देखे जोर दिया जा रहा है कैसे? यह वही था जिसने यह गलती किया। किस पे जोर दिया गया जा रहा है? वहीं पे, यानी कि यह क्या है? यह है प्रोनाउन। इट इज ही, और यह कैसा प्रोनाउन है? नॉमिनेटिव केस है। ओके, यह वही था, यानी कि उस पे जोर दिया जा रहा है कि नहीं दूसरा कोई नहीं था, ये जो भी था ये वही था, यानी कि ही, ये वही था जिसने यह गलती किया है। कहीं पे कोई गलती हुआ, कुछ मिस्टेक हुआ, तो उस पे जोर डाला जा रहा है। तो जोर डालने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे। इट वाज ही। अब इट की जगह पे यानी कि सेंटेंस के फॉर्म भी बनेगा और इट का यूज भी हो जाएगा। इट वाज ही हु मेड दिस मिस्टेक। उसी प्रकार से इट इज सी, यह वही है, हु स्टोल माई पेन। यह वही है जिसने मेरी कलम चुराई है। ओके, हु हैज स्टोलन माई पेन। यह वही है जिसने मेरी कलम चुराई है, यानी कि उसका किसी का कलम चोरी हो गया है, और उस एक सी है जो कि कोई लड़की है, उस पर प्रेशर डाला जा रहा है, यानी कि उस पर दबाव डाला जा रहा है, उस पर जोर डाल के बताया जा रहा है कि यह वही है जिसने चुराई है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ईट का यूज करेंगे। ओके, देन बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, और रूल नंबर 12, सॉरी रूल नंबर 11 होना चाहिए। इट के बाद नाउन का प्रयोग नहीं हो सकता। एक खास चीज देखने वाली यहाँ पे बात है, इट के बाद जो है वो नाउन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग हो सकता है। नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग हो सकता है, जैसे कि इट बुक इज माइन, नहीं गलत है। ओके, इट बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। जब इस सेंटेंस को बनाएंगे
ट्रांसलेट करेंगे यह किताब मेरी है, तो इट इज माई बुक, इट इज माई बुक करेंगे, न कि इट बुक इज माई। यहाँ पे से करेक्ट फॉर्म है इट इज माई बुक। ओके, यानी कि यह मेरी किताब है, तो यह करेक्ट है। और इट के बाद हम डायरेक्ट किसी भी नाउन को नहीं रख सकते हैं, तो यह गलत है। और नोट में एक ध्यान दे कि इट के बाद इट प्लस नाउन नहीं कर सकते हैं। ओके, लेकिन दिस का भी मतलब होता है यह, दिस के बाद हम नाउन का यूज कर सकते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है इट और दिस में। ओके, जैसे कि दिस बुक इज माइन, यानी कि यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, तो यह करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इट बुक इज माइन, तो दिस के बाद हम नाउन का यूज कर सकते हैं। बुक क्या है? एक नाउन है, नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में नाउन है। दिस बुक इज माइन, और लेकिन इट बुक इज माइन नहीं हो सकता है। यहाँ पे इट प्लस नाउन का यूज हम कभी नहीं कर सकते, लेकिन दिस प्लस नाउन का यूज कर सकते हैं। और सेकंड जो है वो इट का प्रयोग किसी सिंगुलर निर्जीव वस्तु शिशु के लिए प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। जैसे कि वही किसी भी हम बताए ही हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं, किसी शिशु के लिए कर सकते हैं, सिंगुलर के रूप में। ईट जो होता है वो सिंगुलर के रूप में हमेशा रहता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इट इज ए स्प्लेंडेड मोमेंट, यह काफी खूबसूरत पल था, यह काफी भव्य पल था, तो उसके लिए यानी इसके लिए हम इट का यूज कर सकते हैं। और इट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, यह आप ध्यान देंगे। तो ये हम लोगों ने टोटल रूल पढ़ लिए इट तक। अभी आगे भी बहुत सारे रूल्स हैं, तो उसे पढ़ने के लिए आप ध्यान में रखेंगे। अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे यह भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगले वीडियो में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है प्रोनाउन टोटल जितने सारे रूल्स हो खत्म हो जाए। उसके बाद प्रोनाउन पे बेस्ड जितने सारे रूल्स हैं उसे हम एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से 1 2 3 4 जितना हो सकता है उसे प्रैक्टिस करके और जितने इसके नियम पढ़े हैं उसको उसमें कवर कर लेंगे। ओके, एक बार स्टार्टिंग से आप इसे देख सकते हैं। प्रोनाउन हम लोगों ने पढ़ा है। प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन जिसमें नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पढ़े हैं। जैसे कि कोई भी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है यूज, उसी प्रकार से प्रोनाउन को भी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए तो ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ओके, आई का मी, सी का हर, दे का देम, वी का अस। इस प्रकार से ही का हिम, इट का इट और यू का यू, ये दोनों अनचेंज्ड रह जाते हैं। तो ये टोटल रूल्स हम लोगों ने पढ़ लिया। और यदि आप इससे पहले के वीडियो नाउन नहीं देखे हैं तो नाउन जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।